हाय फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे जीएस इंडिया यूट्यूब चैनल्स पे। टुडे वी हैव सिलेक्टेड टेस्ट नंबर 89। फ्रेंड्स, ये हमारा टेस्ट नंबर 89 है। इसमें हम बात करेंगे पेडियाट्रिक नर्सिंग एंड चाइल्ड नर्सिंग से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो अभी तक विभिन्न नर्सिंग एग्जाम्स के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन सभी एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑल स्टेट से जितने भी नर्सिंग एग्जाम्स होते हैं एंड अदर कंट्री के लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो भी नर्सिंग एग्जाम्स हेल्ड किए जाते हैं। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सभी नर्सिंग एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी नर्सिंग एग्जाम्स के लिए जो भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं सभी नर्सिंग एग्जाम्स से वही क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आप पढ़ लें और अपना आंसर बता सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करें, इससे आपका टेस्ट कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। इन द एग्जाम आपको हेजिटेशन महसूस नहीं होगी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे मेंशन है क्लेफ्ट लिप सर्जरी कब की जाती है। फिर इज क्लेफ्ट लिप सर्जरी परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है आपको बताना होगा। ऑप्शन है इसका बी। क्या है ऑप्शन बी? 3 से 6 माह के बीच में क्लेफ्ट लिप सर्जरी हो जानी चाहिए, अच्छा माना जाता है। 3 to 6 मंथ बिटवीन, ठीक है। अगर इस टाइम क्लेफ्ट लिप सर्जरी की जाती है तो अच्छा माना जाता है। पहली बात आपको समझना चाहिए कि क्लेफ्ट लिप सर्जरी होती क्या है। इस पे क्या होता है, कोई भी बेबी होता है, कोई भी बच्चा होता है, उसका जो अपर वाला लेफ्ट ये क्या होता है, ओंठ कट जाता है। ये जो लिप होता है ये कटा होता है, तो इसको रिपेयर करने के लिए जो सर्जरी की जाती है उसी को क्लेफ्ट लिप सर्जरी के नाम से जाना जाता है। कौन सी सर्जरी? क्लेफ्ट लिप। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, नीचे डिटेल्स में मेंशन है और आप समझ जाएंगे अच्छे से। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 से 6 महीने में ये क्लेफ्ट लिप सर्जरी की जाती है। लिखा है मोस्ट टाइम्स क्लेफ्ट लिप रिपेयर इज डन व्हेन द चाइल्ड इज 3 to 6 मंथ ओल्ड। जब कोई भी बच्चा 3 से 6 महीने का हो जाता है तब ये सर्जरी की जाती है। जब किसी भी बच्चे के या बेबी का क्या होता है, ओंठ कटा हुआ होता है ऊपर से या अपर पार्ट, तो इसको रिपेयर कर दिया जाता है। इसे अगर 3 से 6 महीने में कर दिया जाता है तो कोई भी किसी प्रकार के कोई निशान या मार्क नहीं रहता, ठीक है। बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा देखने को मिलेगा, आप मुश्किल से पहचान पाएंगे। लेकिन ये होने को तो बाद में भी होता है, लेकिन वो क्या है, वो निशान छोड़ जाते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, सर्जरी के कई टाके आके लगाए जाते हैं, इससे निशान छोड़। लेकिन अगर इस एज में कर दी जाती है तो बताना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए ये अच्छा माना जाता है 3 से 6 महीने के बीच में। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट मेंशन है, अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिप रिपेयर सर्जरी इज यूजुअली डन व्हेन योर बेबी इज अराउंड 3 मंथ ओल्ड। जब आपका बच्चा बेबी 3 महीने का हो जाए या 3 से 6 महीने के बीच में कराई जा सकती है, एटलीस्ट इतना हो जाना चाहिए, ठीक है, तब ये सर्जरी की जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं टाइम जो लगता है इस पे स्टिचिंग करने में, ये जो सर्जरी करने में 1 से 2 घंटे तक का टाइमिंग लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 2। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, बता सकते हैं अपना आंसर। ये लिखा है क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी हेतु उपयुक्त समय क्या है। क्वेश्चन में दोनों में काफी डिफरेंस है। यहाँ लिखा है क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी हेतु उपयुक्त समय क्या है। व्हाट इज द अप्रोप्रिएट टाइम फॉर द क्लेफ्ट पैलेट सर्जरी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है क्या होगा? ऑप्शन है इसका डी। यहाँ पर जन्म के 1 से 2 साल के बाद ये सर्जरी की जा सकती है, ठीक है। ये लिखा है क्लेफ्ट पैलेट सर्जरी की जाती है। आपको केवल ऑप्शन ध्यान रखना है, इतना आपके लिए काफ़ी है। बता दिया हमने क्लेफ्ट सर्जरी क्या होती है। तो जब क्लेफ्ट प्लेट जब अप्लाइड की जाती है, लगाई जाती है, या इस प्रकार की सर्जरी की जाएगी, तो उसके लिए जन्म के बाद 1 या 2 साल के बाद या जन्म के 1 से 1 साल के बाद कभी भी किया जा सकता है ऐसा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 3। पढ़ लें, अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे मेंशन है बच्चे में पूरक आहार शुरू करने के लिए सबसे उपयुक्त समय कौन सा है। व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट द सप्लीमेंट्री फीडिंग इन चिल्ड्रेन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। आपको अपना आंसर बताना होगा, आप बता सकते हैं अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, जो बच्चों में पूरक आहार शुरू करने के लिए जो अच्छा टाइम होता है, ऑप्शन होगा इसका बी, 4 महीने के बाद शुरू कर देना चाहिए, आफ्टर 4 मंथ। ऑप्शन होगा इसका बी। यहाँ पर आप देख सकते हैं आफ्टर 4 मंथ के बाद क्या होता है, शुरू कर देना चाहिए सप्लीमेंट्री फीडिंग, ओके। पूरक आहार इसी कहा जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ें, अपना आंसर बताएं। निम्न में से सबसे गंभीर प्रकृति की बर्थ इंजरी कौन सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सीरियस बर्थ इंजरी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन है इसका बी। जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर है वो ऑप्शन बी है। ये लिखा है इंट्राक्रेनियल हेमरेज। इंट्राक्रेनियल हेमरेज क्या होता है? ये जो क्रेनियल होता है कपाल, उससे रिलेटेड होता है, ठीक है। इसमें मोस्टली ये गंभीर प्रकार की मतलब बर्थ इंजरी हो जाती है।
जब क्या किया जाता है, बहुत क्या पुलिंग पुशिंग किया जाता है, इस वजह से ऐसा हो जाता है। ये सबसे गंभीर प्रकार की बर्थ इंजरी मानी जाती है। ऑप्शन बी है इसका। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हमने मेंशन किया है, लिखा है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। जब भी अगर आपसे पूछा जाए कि जो मोस्ट कॉमन टाइप की जो इंजरी होती है वो कौन सी होती है बच्चों में, जब भी डिलीवरी होती है तो क्या होता है, बच्चों को पुलिंग पुशिंग किया जाता है, कई प्रकार से फोर्सेस किए जाते हैं, फोर्स लगाया जाता है। इस वजह से जब उनको सबसे कॉमन प्रकार की जो इंजरी होगी वो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाएगी। कौन सी इंजरी? स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन जब पूछा जाएगा सबसे गंभीर प्रकार की कौन सी होगी, तब आपका आंसर होगा इंट्राक्रेनियल हैमरेज। इंट्रा मतलब होगा अंदर हो जाएगा, क्रेनियल मतलब कपाल होता है, ठीक है, ये हेड से रिलेटेड होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। पढ़ें, अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पे मेंशन है, फोटोग्राफी हेतु किस रंग के प्रकाश को प्राथमिकता दी जाती है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप बता सकते हैं आंसर। विच कलर लाइट इज प्रीफर्ड फॉर फोटोग्राफी? ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा इसका डी, व्हाइट ब्लू दोनों। जो फोटोथेरेपी की जाती है, यहाँ पर सॉरी फोटोथेरेपी लिखा हुआ है, पढ़ लें क्वेश्चन अच्छे से। ये फोटोथेरेपी के लिए जो प्रकाश का जो रंग होता है, कलर होता है, लाइट का जो कलर होता है वो कौन सा अच्छा माना जाता है? व्हाइट ब्लू, ये दोनों अच्छे माने जाते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ऑप्शन होगा इसका डी। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जब भी बोथ ना मिले, जब भी क्या हो, बोथ ना लिखा हो, तब आपका आंसर ब्लू सही होगा। फोटोथेरेपी में, फोटोथेरेपी के लिए जो कलर यूज किया जाता है लाइट कलर, वो ब्लू कलर का यूज किया जाता है। जब बोथ में ऑप्शन होगा तब आपका ब्लू व्हाइट दोनों सही होगा, जब बोथ में नहीं होगा तब आपका आंसर ब्लू होगा। ओके, मोस्टली व्हाइट भी दिया हो लेकिन बोथ ना हो तब आपका आंसर ब्लू ही माना जाएगा सही। ओके, क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। पढ़ें, अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है, वह टीका जो बच्चों में स्थायी निशान छोड़ जाता है, क्या कहते हैं? व्हाट इज द वैक्सीन दैट लीव्स अ परमानेंट मार्क इन चिल्ड्रेन? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन है इसका सी, बीसीजी जो वैक्सीन होती है बच्चों में स्थायी निशान छोड़ जाती है। डिटेल्स इसके लिए मेंशन है और क्या होता है आप समझ सकते हैं। यहाँ पर जो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन होती है इसका भी क्या होता है, ये भी परमानेंट मार्क छोड़ जाती है अपनी, यह स्कार छोड़ जाती है, ठीक है। ये कहाँ लगाया था? अपर आर्म में इसका निशान होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 7। पढ़ें, अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पे मेंशन है एनबीएस। एनबीएस का पूरा नाम होता है न्यू बैलार्ड स्केल का प्रयोग निम्न में से किसके आकलन हेतु किया जाता है? एनबीएस न्यू बैलार्ड स्केल इज यूज टू असेस विच ऑफ द फॉलोइंग? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन है इसका बी। ऑप्शन जो है इसका बी, गेस्टेशनल एज। गेस्टेशनल एज का पता लगाया जाता है एनबीएस। इसका पूरा नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसी तरह पूछा जाता है। न्यू बैलार्ड स्केल का प्रयोग निम्न में से किसके लिए, किसके आकलन के लिए किया जाता है? ये 2016 में नर्सिंग स्टाफ में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना गेस्टेशनल एज का पता लगाया जाता है। गेस्टेशनल एज का मतलब क्या होता है? गर्भकालीन जो आयु होती है, गर्भकालीन आयु का पता लगाया जाता है। गर्भकाल के बारे में उसमें जानकारी प्राप्त होती है बेबी के बारे में, न्यू बॉर्न बेबी के बारे में, ठीक है। ये लिखा था द न्यू बैलार्ड स्कोर एनबीएस इज कॉमनली यूज टू एस्टिमेटेड द गेस्टेशनल एज जीए इन द न्यू बॉर्न। किसमें? न्यू बॉर्न। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 8। नवजात की अवधि कितनी होती है? व्हाट इज द न्यू बॉर्न पीरियड? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या होगा आंसर इसका? आप बता सकते हैं अपना आंसर। जो नवजात की अवधि होती है वो कितनी होती है? ऑप्शन होगा इसका बी, कितने? जीवन के पहले 28 दिन को ये नियोनेट्स के नाम से जाना जाता है, या न्यूबॉर्न बेबी की जो अवधि होगी, नवजात की जो अवधि होती है वो 4 सप्ताह तक होती है। 4 वीक लिखा है, 4 वीक, यहाँ पर अगर वीक ना दिया होगा तो 28 दिन दिया होगा, ठीक है। ब्रैकेट में दोनों में एक ही मिलेगा आपको, 28 दिन या 4 वीक, ये बात ध्यान रखनी है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं नियोनेट्स क्या होते हैं। नियोनेट आल्सो कॉल्ड द न्यूबॉर्न। नियोनेट्स को ही न्यूबॉर्न कहा जाता है, न्यूबॉर्न को ही नियोनेट्स कहा जाता है। इनका जो पीरियड होता है पहले जन्म के बाद जो पहले 4 सप्ताह होते हैं लाइफ के बच्चों के, बेबी के, न्यूबॉर्न के, उसको कहा जाता है, ठीक है, नियोनेट पीरियड या न्यूबॉर्न पीरियड। इस तरह आप समझ सकते हैं। इट इज़ अ टाइम व्हेन द चेंज आर वेरी रैपिड। इसमें क्या होता है, बच्चों के बहुत ज़्यादा रैपिड चेंजेज आ जाते हैं। क्वेश्चन है 9, पढ़ लें, अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? इन विच ईयर वाज नेशनल चिल्ड्रंस पॉलिसी अनाउंस्ड? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन है इसका डी, 1974 में, 1974 में राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा की गई थी, 1974 में। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो आंसर है वो क्या है? ऑप्शन है डी, 1974 में, 1974 में। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ी बात ध्यान रखनी है, जब भी क्वेश्चन इस तरह पूछा जाए आपसे कि
जब ये पास्ट वाले टाइमिंग दिया होगा बहुत ओल्ड, तब 1974 सही होगा, पहली बार की गई थी। लेकिन इसमें क्या हुआ, बाद में थोड़ा अमेंडमेंट किया गया 2013 में। लेकिन जब पूछ लिया जाए आपसे 2012, 2015, 2013 दिया जाए, पूछा जाए जो नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रेन है वो कब शुरू की गई, तब आप बताएंगे आंसर 2013। ये क्या हुआ, 2013 में इसमें अमेंडमेंट किया गया था। इसमें 2013 में केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के द्वारा क्या किया, इसमें चेंजमेंट किया गया था। जब भी ऑप्शन 1974, 1980, 1982 इस तरह होगा, तब आपका आंसर 1974, 1974 सही होगा। लेकिन जब भी आपसे इस तरह पूछ रहे नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रेन 2012, 2014, 2015, 2017, 14 इस तरह दिया जाए, तब आपका आंसर 2013 सही होगा। ठीक है, 2013 में नाम एक ही है, बस ये बात ध्यान रखनी है आपको। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पे लिखा है दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, व्हाट इज द नंबर ऑफ द मिल्क टीथ। क्या होगा आंसर इसका, ऑप्शन है इसका बी, 20 होते हैं, कितने, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। यहाँ पर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, द मोस्ट चिल्ड्रेन हैव द फुल सेट ऑफ द 12 मिल्क टीथ। मोस्टली बच्चों में क्या होता है, 20 मिल्क के जो दूध के दांत होते हैं वो होते हैं। ये 3 साल की उम्र तक बेबी में क्या होते हैं, आ जाते हैं। वेन द रीच, जब बेबी क्या होता है 5 से 6 साल तक पहुँचता है, तो ये दांत क्या होते हैं, गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। ये गिरना स्टार्ट हो जाता है। 3 साल तक ये दांत पूरे 20 उनके आ जाते हैं, दूध के दांत जिन्हें कहा जाता है। और जब ये 5 से 6 साल की उम्र में पहुँचते हैं तो इनके दांत ये गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्या है, एडल्ट टीथ आते हैं, जो परमानेंट टीथ कहा जाता है जिन्हें। इसके बाद स्टार्ट हो जाते हैं। इन्हीं जो मिल्क टीथ होते हैं इसी को डेस्टर टीथ कहा जाता है। डेस्टर टीथ मतलब होता है पड़पाती टीथ। हिंदी में काफ़ी ये टफ है, ध्यान रखें। क्या, पड़पाती कहा जाता है इन्हें। पड़पाती का मतलब होता है, आपको पड़पाती से यहाँ तक समझ, पड़पाती मतलब होता है ऐसे पेड़ जो अपने पत्ते गिरा देते हैं, उसे पड़पाती कहते हैं। यहाँ पर आप इसी तरह समझ सकते हैं, डेस्डस मतलब होता है, डेस्डर टीथ का मतलब होता है ऐसे टीथ जो अकॉर्डिंग टू टाइम गिर जाते हैं। ठीक है, वो लगभग 5 के बाद गिर जाते हैं, 5 से 6 के आसपास गिर जाते हैं। इन्हीं को मिल्क टीथ को बेबी टीथ, टेम्पररी टीथ, प्राइमरी टीथ के नाम से जाना जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है प्राइमरी टीथ की संख्या कितनी होती है, अब आप बताएंगे 20 होती है, कितनी, 20 होती है। क्वेश्चन है 11 यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। बाई व्हाट नेम वाज द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम फॉर्मली नोन। यहाँ पर क्वेश्चन का मतलब है कि जो UIP था उसका पहले वाला नाम क्या था। इसका बाद में नाम चेंज किया गया था, तो जो पहले वाला इसका नाम था, ऑप्शन है इसका सी। ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का जो पहला नाम है ना, जब शुरुआत में इसे स्टार्ट किया गया था, इसका EPI कहा जाता था। क्या, EPI। और ये 1985 से बन गया था यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बन गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं EPI के नाम से जाना जाता था। UIP यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को EPI के नाम से जाना जाता है। इसका पूरा नाम यहाँ पर लिखा है एक्सपेंडेड प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 में पढ़ें, अपना आंसर बताएं। कौन सी बीमारी कुपोषण में जानलेवा हो सकती है। क्या होगा आंसर इसका, ऑप्शन है इसका बी, खसरा या मेजल्स कहेंगे। क्या कहेंगे, खसरा या मेजल्स कहेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पर 13, पढ़ लें, अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान के आर्टिकल 20A के तहत किस आयु के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। अंडर आर्टिकल 20A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन फॉर विच एज। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बताएं कि किस उम्र तक के जो बच्चों को, आर्टिकल है ये 21A, इसके तहत उनको फ्री शिक्षा दी जाएगी या दी जाती है। वो कौन से आर्टिकल के तहत दी जाती है, ऑप्शन है उसका सी। क्या है, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं इनको फ्री शिक्षा दी जाएगी। और ये आर्टिकल जो 21A लिखा है यहाँ पर 21A, ये मूल अधिकार है। क्या है, फंडामेंटल राइट्स है, मूल अधिकार है। मूल अधिकार होते कितने हैं, अगर आप लिखना चाहें तो मूल अधिकार जो टोटल हैं वो 6 मूल अधिकार हैं। 6 मूल अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। पहले 7 थे, एक हटा दिया गया है। कौन सा हटा दिया गया है, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान रखनी है। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के तहत इसे हटा दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। इसलिए पहले 7 थे, अब हो गए हैं 6। ठीक है, ये मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, ये अमेरिका से लिए गए हैं। कहाँ से, USA से लिए गए हैं। ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। और ये कौन से आर्टिकल तक हैं, ये 12 से 35, 12 to 35 आर्टिकल तक मेंशन है फंडामेंटल राइट्स। ओके, है कितने वर्तमान में, 6। ये मोटी मोटी बातें आपको याद रखनी है। लिए कहाँ गए से, अमेरिका से लिए गए हैं। इतनी बात आपको आनी चाहिए।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 पढ़ लें, अपना आंसर बताएं। 14 नंबर पे मेंशन है इनमें से पेंटावेलेंट टीका जो है वो संबंधित विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू पेंटावेलेंट वैक्सीन। क्या होगा आंसर? पेंटावेलेंट वैक्सीन के लिए जो पेंटावेलेंट वैक्सीन के अंतर्गत आते हैं कौन कौन से आते हैं? ऑप्शन जो है इसका डिप्थीरिया, टेटनेस, परटेसिस, हेपेटाइटिस बी एंड ये लिखा है HIV। ये बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। डिप्थीरिया इसको कहेंगे DPT, हेप बी एंड HIV। डिटेल नीचे मेंशन है, वहाँ से आप देख लें अच्छे से अगर देखना चाहते हैं आप। पेंटावेलेंट जो वैक्सीन होती है ये 5 जो मेजर बीमारियां होती हैं उनके लिए तैयार किया गया है पेंटावेलेंट। इसमें 5 डोज दिए 3 डोज दिए जाते हैं। यहाँ पर देखना डिप्थीरिया इसमें मेंशन होता है, टेटनेस, परट्यूसिस को वूपिंग कफ के नाम से जाना जाता है, इसे हिंदी में कहते हैं कुकुर खांसी या और कहेंगे काली खांसी। ओके, हेपेटाइटिस बी और जो HIV आपको मेंशन था लास्ट में, HIV इसका मतलब होता है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी ये शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर मेंशन है DTP। ये डिप्थीरिया, टेटनेस, परट्यूसिस इस तरह है, हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा टाइप बी। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन है यहाँ पर 15 पढ़ें, अपना आंसर बताएं। WHO के अनुसार दस्त रोग हेतु निम्न में से किस की सलाह दी जाती है? अकॉर्डिंग टू WHO विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकमेंडेड फॉर द डायरिया। क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन है इसका बी, ORS प्लस जिंक की सलाह दी जाती है। ठीक है, ORS का घोल प्लस ऐसी वस्तुएं, ऐसी चीज़ें, ऐसा फूड खिलाना चाहिए जिसमें जिंक पाया जाए काफ़ी मात्रा में, तो ये दस्त के लिए यूज किया जाता है, डायरिया के लिए। पढ़ना चाहिए यहाँ से पढ़ सकते हैं। ORS प्लस जिंक, ईट सम हाई पोटेशियम फूड खाना चाहिए सच एज बनानाज, पोटैटो विदाउट स्किन वाले मतलब फाइब्रस वाले फूड, समझे, एंड फ्रूट जूसेस, साल्टी फूड ये भी खा सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर यहाँ 16 पढ़े, अपना आंसर बताएं जल्दी से। निम्न से 4 से 6 अपगार स्कोर क्या इंगित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट 4 to 6 अपगार स्कोर। अपगार स्कोर हमने बताया था, बेबी के बारे में इसमें पता किया जाता है, अभी बताएंगे, डिटेल में समझ जाएंगे और पिछले वीडियो में कई बार समझाया है। यहाँ पर जो नंबर लिखा है अपगार स्कोर में 1 से 10 तक के नंबर होते हैं, 1 to 10 नंबर होते हैं। आपको बताना है 4 से जो 6 नंबर होगा ये क्या इंगित करेगा, बेबी कैसा है, यहाँ पर बताएं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ऑप्शन है इसका बी, वो मॉडरेट स्थिति के बारे में बताता है। कैसी स्थिति है बेबी की? मॉडरेट, मतलब न ज़्यादा खराब है न ज़्यादा अच्छी है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है अपगार स्कोर के बारे से। ठीक है, यहाँ पर समझ लें। क्वेश्चन नंबर है हमारा 17। अभी हम बताएंगे अपगार स्कोर के बारे में लास्ट में और डिटेल से। ये लिखा है MTC का पूरा नाम क्या है? आप बता सकते हैं अपना आंसर। इसका जो राइट आंसर है आप यहाँ पर देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, ऑप्शन है इसका बी। ये लिखा है मल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर, जो MTC का पूरा नाम है मल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर, ऑप्शन बी है। कुछ क्वेश्चन कराए गए हैं आपके लिए जो आपको बताना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया करें आप। फ्लैग साइन किस रोग का सूचक है? फ्लैग साइन इज एन इंडिकेटर ऑफ विच डिसीज। क्या होगा आंसर इसका? फ्लैग साइन मैंने बताया था ये बच्चों में हो जाता है। बच्चों के बाल क्या होते हैं? झंडे की तरह यहाँ पर तिरंगे के समान दिखने लगते हैं। ठीक है, कहीं पर रेडनेस आ जाती है, येलो थोड़े से वाइट हो जाते हैं, इस तरह ब्राउन हो जाते हैं, ये झंडा साइन कहा जाता है, इसे ब्लैक साइन, ये फ्लैग साइन कहा जाता है। तो किस रोग में ऐसा देखने को मिलता है? ऑप्शन होता है इसका सी, क्वेशरकर में देखने को मिलता है। किसमें? क्वेशरकर में। आपको पता होगा ये बच्चों में बीमारी हो जाती है क्वेशरकर, किसकी वजह से हो जाती है? ये हो जाती है प्रोटीन की कमी से। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 19 पढ़े, अपना आंसर बताएं जल्दी से। यहाँ पर मेंशन है माँ के दूध को कमरे के तापमान पर कितने घंटे तक रखा जा सकता है। जहाँ पर जनरली बात की जा रही हाउ मैनी आवर्स कैन ब्रेस्ट मिल्क बी स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर, तब इसका जो आंसर होगा राइट ऑप्शन होगा बी, 4 घंटे तक रखा जा सकता है। कितने घंटे तक? 4 घंटे तक। ठीक है, मोस्टली लोगों ने कई सारे क्वेश्चन किए थे कि इसे बाहर कितनी देर तक रखा जाता है, फ्रीजर में कितनी देर तक स्टोर किया जाता है। आज सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। 4 घंटे तक रख सकते हैं रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? इसमें बैक्टीरिया पड़ने लगते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर एट रूम टेम्परेचर, जब फ़ारेनहाइट में बात की जाए तो इतना बताएंगे आप, 77 फ़ारेनहाइट। ठीक है, फॉर दी अप टू 4 आवर्स, ये रूम टेम्परेचर पर 4 घंटे तक रह सकते हैं। फिर इसके बाद बात की जा रही है इन द रेफ्रिजरेटर फॉर अप टू 4 डेज, रेफ्रिजरेटर में इसे 4 दिन तक रखा जा सकता है। कितने दिन तक? 4 दिन तक रेफ्रिजरेटर की बात करें। फिर लिखा है इन द फ्रीजर फॉर अबाउट द 6 मंथ, अगर फ्रीजर में इसे रखेंगे तो 6 महीने तक इसे रखा जा सकता है। 6 महीने तक रखेंगे बेस्ट माना जाता है। लेकिन जो एक्सेप्टेबल होता है, लेकिन जो एक्सेप्टेबल होगा कि वो 12 महीने तक ये एक्सेप्टेबल होता है, इसे एक्सेप्ट किया जा सकता है 12 महीने तक। लेकिन जो बेस्ट होगा
आपको पता है बेस्ट होगा वो कितने दिन के लिए, कब तक के लिए होगा, 6 महीने के लिए जो फ्रीजर में रखा जाएगा 6 महीने तक के लिए बेस्ट माना जाता है। लेकिन जो एक्सेप्टेबल होगा वो 12 महीने तक के लिए होगा। ठीक है, आपको पता होगा अगर कोई चीज़ हाल ही में अगर उसको निकाला जाए या खाया जाए या खाना बनाया जाए, जितनी जल्दी उसे खा लिया जाएगा, मान लो कि जैसे खाना बनाया गया उसे अगर खा लिया जाएगा तो उतनी ज़्यादा आपको कैलोरी, एनर्जी, फूड, विटामिन्स मिलेंगे। फिर इसके बाद क्या होता है, खाना अगर उसके 3-4 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे हो गए, उस पर क्या होता है, जो भी एनर्जी, कैलोरी और भी कई चीज़ें होती हैं क्या होती हैं, धीरे धीरे कम होती रहती हैं। ठीक है, और जो भी भोजन होता है 8 घंटे के बाद क्या होता है, काफ़ी मात्रा में डेथ हो जाता है। क्या हो जाता है, उसको केवल आपका पेट भर जाएगा। कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो पाई जाएंगी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पाई जाएंगी, लेकिन वो आपके लिए पूरी तरह से सूटेबल नहीं है कि हाँ अगर आपने पनीर खाया है तो पनीर अगर आप वो नाइट में खाया है, नाइट वाला पनीर मॉर्निंग में खाएंगे, अगर वो ऐसे ही रखा कमरे के टेम्परेचर पर तो उस पर क्या, उस पर जो न्यूट्रिशन से जो नाइट में खाया था उसकी अपेक्षा इस पर बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अच्छे से यूज किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जानकारी के लिए आपकी बता दिया हमने, यहाँ पर रेफ्रिजरेटर में 4 दिन तक, फ्रीजर में 6 महीने तक बेस्ट माना एक्सेप्ट किया जाएगा, 12 महीने तक। ओके, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 20, पढ़े अपना आंसर बताएं। ये लिखा है 3DS या 3D के नाम से जाना जाता है। ये लिखा है डर्मेटोसिस, डायमेंशिया, डायरिया किस रोग के सूचक हैं, इंडिकेटर हैं। आप इंग्लिश में पढ़ लें यहाँ पर 3DS डायमेटिस, ये लिखा है डर्मेटाइटिस, डायमेंशिया, डायरिया आर द इंडिकेटर ऑफ द विच डिसीज। क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन है इसका सी, प्लेग्रा। क्या है? 3DS के नाम से प्लेग्रा डिसीज को जाना जाता है। उस 3DS में ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं, ये यहाँ पर जो मेंशन है। ये लिखा है डर्मेटाइटिस, ये लिखा है डायमेंशिया, डायरिया, ये 3DS या यूँ कहें प्लेग्रा के सूचक हैं। प्लेग्रा एक प्रकार की डिसीज होती है। क्वेश्चन है यहाँ पर 21, पढ़ें अपना आंसर बताएं। जन्म के समय नवजात शिशु की हालत का मात्रात्मक मूल्यांकन कैसे किया जाता है? हाउ इज द क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ द न्यूबॉर्न एट बर्थ? क्या बताएंगे अपना आंसर? ऑप्शन होगा इसका बी। अभी इसके बारे में बात करेंगे हम डिटेल से। ऑप्शन क्या है? बी, अपगार स्कोर के बारे में बताया था। जन्म के समय जो नवजात शिशु की हालत के बारे में मात्रात्मक मूल्यांकन किया जाता है, मतलब डिजिट के रूप में जो मूल्यांकन किया जाता है कि हाँ इतने डिजिट तक आएगा तो इतना सही माना जाएगा, इसके नीचे वाला बेकार माना जाएगा, अच्छा नहीं होगा, बेबी हेल्दी नहीं होगा। तो उसी के बारे में बात करेंगे। ये अपगार से रिलेटेड होता है जो बेबी के जन्म के समय मेजरमेंट किया जाता है। ओके, वो किससे किया जाता है? अपगार स्कोर से किया जाता है। ये मात्रात्मक मूल्यांकन होता है बेबी जब जन्म लेता है या पैदा होता है। यहाँ पर आप अच्छे समझ लें होता क्या है। द अपगार स्कोर इज द टेस्ट गिवन टू द न्यू बॉर्न सून आफ्टर द बर्थ। जितना जल्दी हो सके जन्म के समय बेबी का अपगार स्कोर किया जाता है। ठीक, दिस टेस्ट चेक अ बेबी हार्ट रेट। इसमें क्या क्या शामिल होता है यहाँ से आप समझ सकते हैं। इसमें बेबी का हार्ट रेट, मसल्स टोन एंड द अदर साइन टू सी द एक्स्ट्रा मेडिकल केयर और द इमरजेंसी केयर इज नीडेड। जितनी भी और भी कई प्रकार की जरूरी चीज़ें होती हैं वो चीज़ें देखी जाती हैं किससे? अपगार स्कोर के माध्यम से। ठीक है, फिर यहाँ पर एक प्रकार का डिवाइस होता है अपगार स्कोर। फिर लिखा है द टेस्ट इज यूजुअली गिवन टू, ये 2 बार किया जाता है। वंस एट 1 मिनट आफ्टर द बर्थ, 1 मिनट के बाद। फिर होता है दोबारा किया जाता है 5 मिनट के बाद किया जाता है। कब किया जाता है? 5 मिनट के बाद किया जाता है। नंबरिंग आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द एग्जाम्स। इसमें नंबर पूछा जाता है कि अपगार स्कोर इज बेस्ड ऑन द टोटल स्कोर। कितने टोटल स्कोर होते हैं अपगार स्कोर में? तो आप बताएंगे 1 से 10 तक। जब भी आपको नंबर मिलेगा 1 होते हैं, 10 होते हैं, तब आपका आंसर क्या होगा? 10 नंबर मेंशन होते हैं अपगार स्कोर में। कई क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से और पूछे भी जाते हैं। यहाँ पर लिखा है द हायर स्कोर बेटर ऑफ द बेबी इज डूइंग बर्थ। अगर बेबी को नॉर्मल बताया जाए कि हाँ बेबी ने नॉर्मल जन्म लिया है, या बेबी का वो जो रेट बताया हमने, हार्ट रेट, पल्स रेट, अगर सभी नॉर्मल होंगी तो उनका जो अपगार स्कोर होगा 8, 7, 8, 9 ये माने जाते हैं कि बेबी नॉर्मल से। इसमें 7 में नॉर्मल, इसमें 8 होगा तो ये और अच्छा, 9 होगा अपगार स्कोर तो सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है बेबी। ठीक है, ये सिंबल्स होते हैं, नंबर होते हैं। अपगार स्कोर में कितने नंबर होते हैं? 10 नंबर होते हैं, 1 से 10 तक, 1 to 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए बताना होगा। यहाँ पर लिखा है पेंटावलेंट वैक्सीन की कितनी खुराक बच्चों को दी जाती है? ऑप्शन है इसका बी, 3 खुराक दी जाती है। टीके कितने होते हैं? 5 होते हैं। बता दिया है, आपको पता होगा। ये लिखा है 3 डोज ऑफ द पेंटावलेंट वैक्सीन आर इंक्लूड इन द यूआईपी। यूआईपी का मतलब होता है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। कब स्टार्ट किया गया था? 1985 में। ईयर ध्यान रख के ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज किया करें। फर्स्ट डोज कब दी जाती है? आफ्टर अ चाइल्ड 6 वीक्स, जब
बच्चा क्या होता है 6 सप्ताह का हो जाता है। दूसरी कब दी जाती है? दूसरी दी जाती है 10 वीक्स में, मतलब 10 सप्ताह में दी जाती है। तीसरी कब दी जाती है? लगभग 14 सप्ताह में दी जाती है। इनके बीच में जो अंतर होगा लगभग लगभग कितना कितना दिया गया है? 4 सप्ताह का होता है, मतलब 4 वीक का 4 वीक का अंतर होगा। डिफरेंस कितना होगा? 4 वीक। डे में बात करेंगे तो 28 दिन आप बोलेंगे, ठीक है। कुछ भी पूछा जा सकता है कि जो डोज दिया जाता है, टीका दिया जाता है, एटलीस्ट कितना अंतर होता है, तो 28 दिन या 4 वीक का, 4 वीक का आप अंतर बताएंगे। क्वेश्चन पढ़ लें 23, रूल्स ऑफ 9S का प्रयोग किसमें किया जाता है? कल बताया था मैंने, पिछले वीडियो में से अच्छे से कवर किया था। आप बताएं, क्वेश्चन उसी तरह है। व्हाट इज द रूल ऑफ 9S? 9 नियम के बारे में कल बताया था, वही बात है यहाँ पर हमने 9 डिजिट में लिया गया। एग्जाम में इसी तरह पूछा गया था। ऑप्शन इसका सी, बर्न से रिलेटेड है। किससे? जलने से या बर्न से रिलेटेड है। कल बताया मैंने 2nd डिग्री 1st डिग्री के बारे में। 70% बॉडीज में क्या होती है? जल जाती है। तो ये होगा रूल ऑफ 9S। यहाँ पर 9 नंबर्स में भी, डिजिट में किसी भी तरह से आपको लिख सकता है। रूल ऑफ 9 किससे रिलेटेड है? आपको इतना ध्यान रखना है, बर्न से रिलेटेड है। ओके, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24, पढ़ें, अपना आंसर बताएं। निम्न में से जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? हु अमंग द फॉलोइंग द डिस्कवर द जेनेटिक कोड? क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन है इसका बी, डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने की थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर मोस्टली डॉक्टर खुराना मिलते हैं, नहीं मिलता तो ध्यान रखिए ये भी बंदा होगा, ये जो मार्शल नीरेनबर्ग लिखा है ये भी बंदा होगा, ठीक है। और इनको एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि डॉक्टर जो हरगोविंद खुराना थे, इनको नोबेल प्राइज़ कब मिला था? इन्हें मेडिकल के क्षेत्र में मिला था, मेडिकल के फील्ड में 1968 में मिला था। ये बात भी ध्यान रखनी, किस में मिला था? ये लिखा फॉर डिसिफरिंग द जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड का डिसिफरिंग करने के लिए मिला था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25, पढ़े, अपना आंसर बताएं। 6 माह के शिशु में तेज सांस कब कहेंगे? ऑप्शन होगा इसका सी, 50 प्रति मिनट या अधिक होने पर। जब सांस उसकी अधिक होगी 1 मिनट में 50 से ज़्यादा, तो उसे कहेंगे कि वो तेज़ सांस है। वैसे जो एडल्ट में होती है वो कितनी होती है? आप हमें कमेंट बॉक्स करके बताएं कितनी होती है एडल्ट में सांस लेने की दर, जो रेस्पिरेटरी रेट होती है एडल्ट में कितनी होती है। ओके, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर देखें आप, ये लिखा कौन सा महिलाओं में पाया जाने वाला एक अनुवांशिक विकार है जो कि दूसरे लिंग गुणसूत्र के अभाव के कारण होता है? क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, एम्स नर्सिंग में। विच इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर फाउंड इन वुमेन ड्यू टू लैक ऑफ द सेकेंड सेक्स क्रोमोसोम? क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन है इसका बी, टर्नर सिंड्रोम। महिलाओं में कौन सा, ये लिखा है कौन सा महिलाओं में पाया जाने वाला एक अनुवांशिक विकार है जो दूसरे लिंग गुणसूत्र के अभाव के कारण होता है? मतलब वो गुणसूत्र क्या होता है? लैक, ड्यू टू लैक ऑफ द सेकेंड सेक्स क्रोमोसोम। तो जो इसका राइट आंसर है वो टर्नर सिंड्रोम होता है। चलिए थोड़ा समझ लें इसके बारे में, कई बार हमने इसे डिटेल्स में कवर किया है। ये लिखा है देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ द टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी में यहाँ पर लिख लें। ये लिखा है मोनोजोमी, इसे मोनोजोमी XTS एंड ये लिखा है मोज़ैक TS। ये 2 प्रकार के होते हैं टर्नर सिंड्रोम। लिखा अबाउट हाफ ऑफ द गर्ल्स, ये मोस्टली लड़कियों में होता है, गर्ल्स में। कह रहा कि अबाउट हाफ ऑफ द गर्ल्स विद द टर्नर सिंड्रोम हैव द मोनोजोमी डिसऑर्डर। मोस्टली ये वाला होता है मोनोजोमी वाला, जो आधे से ज़्यादा लड़कियों में जो होता है टर्नर सिंड्रोम, वो कौन सा होता है? मोनोजोमी वाला, ये पहले वाला XTS वाला होता है। दूसरा मोस्टली बहुत कम होता है। ये लिखा मोनोजोमी मीन्स होता है डेट अ पर्सन इज मिसिंग 1 क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम क्या होता है? मिसिंग हो जाता है। इन द पेयर आपको पता है XY होंगे या XX होंगे, यही होते हैं, गर्ल्स में ये होते हैं, बॉय में ये होते हैं, आपको पता होगा। तो जो XX होते हैं ये, इस पे क्या होता है? एक वाला मिसिंग हो जाता है टर्नर सिंड्रोम में, एक मिसिंग हो जाता है। इंस्टीड ऑफ द 46 क्रोमोसोम द पर्सन हैज द ओनली 44 क्रोमोसोम। इसमें जो 46 होने चाहिए थे तो 46 ना होकर कितने होते हैं? 45 होते हैं। और पेयर में अगर बात करें तो 23 पेयर होते हैं। कितने? 23। तो एक का पेयर गायब हो जाता है, तो यहाँ पर मान लेते हैं 0 होगा, ठीक है। तो एक का पेयर जब गायब हो जाएगा तो 45 बचेंगे, 45 बचेंगे। उम्मीद है आप समझ गए होंगे टर्नर सिंड्रोम होता क्या है, क्या क्या कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, मोस्टली पाया जाने वाला ये वाला है जो हमने सर्कल कर दिया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में मेंशन है शिशु में सर्जरी का सर्वमान्य कारण क्या है? जो सर्वमान्य कारण होता है सर्जरी, व्हाट इज द कॉमन काज ऑफ द सर्जरी इन द इन्फेंट? ऑप्शन होगा इसका बी, ये लिखा है इनग्यूनल हर्निया में शिशुओं में जो सर्जरी का सर्वसामान्य कारण होता है वो इनग्यूनियल हर्निया होता है। यहाँ पर समझ लें, डिटेल्स मेंशन है आपके लिए काफ़ी सारी,
पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। ये लिखा है इट कैन बी पेनफुल एंड स्पेशली इन द लिफ्टिंग द बेंडिंग एंड द स्ट्रेनिंग विद द बाउल मूवमेंट और द कफिंग। इट डायरेक्ट इंगनल सर्जरी यूजुअली कॉल्ड इन द एडल्ट मेल्स हुज द एब्डोमिनल मसल्स आर हैव वीक। एडल्ट में भी होता है जब उनका क्या होता है एब्डोमिनल्स क्या मसल्स क्या होते हैं वीक होते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ लें 28, अपना आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर मेंशन है शिशु दस्त इन्फेंटाइल डायरिया के लिए आमतौर पर कौन सा कारक जिम्मेदार होता है। विच फैक्टर इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फेंटाइल डायरिया, क्या बताएंगे अपना आंसर। जो डायरिया के लिए बच्चों में जिम्मेदार कारक होता है, ऑप्शन होगा इसका बी रोटा वायरस। रोटा वायरस दस्त के लिए जिम्मेदार होता है डायरिया के लिए। जब भी आपसे पूछा जाए कि अगर आपको रोटा वायरस रोकना है बच्चों में तो आप तो किसके माध्यम से रोका जाता है, तो आप बताएंगे कि रोटा वायरस वो वैक्सीन दी जाती है। ठीक है, रोटा वायरस वैक्सीन के द्वारा दस्त को रोका जाता है और यही रिस्पॉन्सिबल होता है शिशुओं में बच्चों में किसके लिए, डायरिया के लिए रोटा वायरस। कई प्रकार से क्वेश्चन बन जाता है इसलिए अच्छे से समझ लें इसे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 29 पढ़ें, अपना आंसर बताएं। थैलेसीमिया का सबसे सामान्य प्रकार कौन सा है। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द थैलेसीमिया, क्या होगा आंसर इसका। ऑप्शन है इसका बी बीटा थैलेसीमिया। ये सामान्य, ये मोस्टली जो पाया जाता है ना बीटा थैलेसीमिया पाया जाता है। हिंदी इंग्लिश यहाँ पर देख लें। बीटा अगर इस तरह मिल जाए आपको एग्जाम्स में तो इस तरह बताना है। ठीक है, बीटा इस तरह बनाया जाता है। ठीक है, अल्फा ये बनता है, गामा ये इस तरह बनाया जाता है। ठीक है, ऐसे करके। तो किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, बीटा के बारे में। तो बीटा थैलेसीमिया जो सबसे सामान्य होता है मोस्टली पाया जाता है। क्वेश्चन है यहाँ पर 30 मेंशन है, पढ़ लें, अपना आंसर बताएं। ये लिखा है किस रोग को, ये लिखा है कोली एनीमिया के नाम से जाना जाता है। तो किससे जाना जाता है भाई, बताएं आंसर जल्दी से। सभी कराया गया क्वेश्चन है, ये ऑप्शन है बी थैलेसीमिया को जाना जाता है। ओके, ये एक प्रकार का रक्त विकार है। मोस्टली कई बार पूछा गया है रक्त विकार, ये थैलेसीमिया क्या एक प्रकार का रक्त विकार है। ये लिखा है क्लाकर्स नियम किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लाकर्स लॉ व्हाट इज यूज्ड फॉर, ऑप्शन क्या होगा, बच्चों की दवाई की खुराक का आकलन करना। ऑप्शन सी है इसका, बच्चों की दवा के बारे में इस पे आकलन किया जाता है क्लाकर्स नियम के माध्यम से, या क्लाकर नियम यूज किया जाता है। किसी भी तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है जो क्लाकर नियम है, जो लॉ है, ये किससे रिलेटेड है, बच्चों की दवाई की खुराक की आकलन से संबंधित है। असेसमेंट ऑफ द डोजेज ऑफ द चिल्ड्रंस मेडिसिन, यहाँ पर पढ़ लें अच्छे से, हिंदी इंग्लिश में मेंशन है। क्वेश्चन है यहाँ पर 32, जन्म के समय एक बच्चे की लंबाई लगभग कितनी होती है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ अ बेबी एट बर्थ, क्या बताएंगे अपना आंसर। एप्रोप्रिएट आंसर जो है ऑप्शन है बी 45 से 50 सेंटीमीटर के बीच की लंबाई होती है। इतनी लंबाई, कभी कभी आपको 50 मिलेगा तब भी आपका आंसर सही होगा, क्योंकि आप 45-50 के बीच वाला है लगभग वाला आंसर बताएंगे। ठीक है, मोस्टली हमेशा रेंज में पूछा जाता है 45 से 50 के बीच में, तो आपका आंसर 20 सही माना जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 33, पढ़ें, अपना आंसर बताएं। देखिए ऑस्टियोमाइलाइटिस मुख्यतः किस प्रकार की हड्डियों का या अस्थियों का रोग है। कराया है हमने क्वेश्चन, बताएं अपना आंसर। ऑप्शन होगा इसका बी लॉन्ग बोन्स होता है। क्या, लॉन्ग बोन्स का एक मुख्यतः क्या होता है, एक अस्थि रोग है। आपको पता है ऑस्टियोमाइलाइटिस में जो बोन ही प्रभावित होती हैं, हड्डियाँ प्रभावित होती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन है 34, क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। क्वेश्चन 34 पढ़ें और अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 34 पे मेंशन है HIV संक्रमण बच्चे को दिए जाने वाला उपचार क्या कहलाता है। व्हाट इज द ट्रीटमेंट गिवन टू अ चाइल्ड विथ HIV इन्फेक्शन। HIV इन्फेक्शन में जो बच्चों को दिया जाता है वो ट्रीटमेंट क्या कहलाता है। ऑप्शन होगा इसका सी ART कहलाता है। क्या, ART, ऑप्शन सी है इसका आंसर। यहाँ पर देख लें आप, अगर देखना चाहते हैं ये ART का मतलब क्या होता है, एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट कहा जाता है इसका जो पूरा नाम है। मोस्टली ये मिलेगा एग्जाम्स में और ये पूरा नाम होता है, कभी कभी ये भी दिया जा सकता है आपको, तो ध्यान रखना जो ART है ये एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट कहा जाता है। बच्चों को दिया जाता है HIV संक्रमण से बचाने के लिए। कैन कीप योर चाइल्ड हेल्दी एंड हेल्प देम लीड अ नॉर्मल लाइफ विद HIV के साथ बच्चों को जीने के लिए एक नॉर्मल लाइफ प्रोवाइड कराता है, ART के माध्यम से होता है, एक प्रकार का ट्रीटमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 35 में पढ़ें। 35 में हार्मोन्स की कमी की पूर्ति हेतु दिए जाने वाला उपचार कौन सा है। व्हाट इज द ट्रीटमेंट गिवन टू क्योर हार्मोन डिफिशिएंसी, क्या बताएंगे आप अपना आंसर। ऑप्शन होगा इसका बी, ये लिखा है HRT दिया जाता है। क्या, उस पर था ART, वो HIV के लिए दिया जाता है। यहाँ पर हार्मोन्स की जब पूर्ति की जाती है ना तो ये
RT दिया जाता है, इसे कहते हैं आल्सो नोन एज द हार्मोन थेरेपी। ये पूरा नाम लिखा है, हार्मोन थेरेपी के नाम से जाना जाता है जब हार्मोन्स की कमी हो जाती है। क्वेश्चन यहाँ पर 36 पढ़े, अपना आंसर बताएं जल्दी से। ये लिखा है इनमें से कौन सी वैक्सीन IM रूट द्वारा दी जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज गिवन बाय दी IM रूट? IM रूट का मतलब बताएंगे यहाँ पर इंट्रामस्कुलर रूट होता है, ठीक है। ऑप्शन होगा इसका बी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। DPT, डिप्थीरिया पर्टुसिस टेटनस। जब भी आपसे अलग अलग पूछ लिया जाए तो इस बात का ध्यान रखें, कहा जाए एग्जाम्स में पर्टुसिस जो दिया जाता है वो किस रूट से दिया जाएगा, तब आपका आंसर होगा IM रूट। फिर एक एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जो टेटनेस होता है किस रूट से दिया जाएगा, तब आपका आंसर होगा IM रूट, मतलब इंट्रामस्कुलर रूट। काली खांसी वाला जो दिया जाता है या वूफिंग कफ वाला दिया जाता है, तो वैक्सीन जो दिया जाता है किस माध्यम से, आपका आंसर होगा IM रूट। यहाँ से कई क्वेश्चन बन जाते हैं, आपको बस इतनी बात ध्यान रखनी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। DPT दिया जाता है IM रूट के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37, पढ़े, अपना आंसर बताएं जल्दी से। ये लिखा है 3P या 3P, ये लिखा है पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया किस रोग का चरित्र है, किस रोग के लक्षण है? इंग्लिश में पढ़ लें। 3P, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया इज द कैरेक्टर ऑफ द फिच डिसीज। क्या बताएंगे आंसर? ऑप्शन होगा इसका बी, मधुमेह रोग के लक्षण है ये, डायबिटीज के। किसके? डायबिटीज के लक्षण है। मधुमेह को क्या कहा जाता है? डायबिटीज कहा जाता है, मधुमेह रोग के लक्षण है। क्वेश्चन देख लें, आंसर क्या है? डायबिटीज होगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 38, पढ़ें, अपना आंसर बताएं जल्दी से। ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम्स में 38 वाला क्वेश्चन। ये लिखा है अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों रूप में कार्य करने वाली ग्रंथि कौन सी है? व्हाट इज अ ग्लैंड दैट वर्क बोथ एज एंड एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन होता है, या एक्सटर्नल एक्सोक्राइन? बताएं आंसर क्या होगा। ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो बाह्यस्रावी अंतःस्रावी दोनों का कार्य करती है? ऑप्शन होगा इसका बी, अग्नाशय जो होता है ना, पनक्रियाज जिसे कहा जाता है, ये अंतःस्रावी बाह्यस्रावी एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों का कार्य करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम्स में। यहाँ पर अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, पनक्रियाज इज द ग्लैंड दैट परफॉर्म्स बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन फंक्शन। यहाँ पर मेंशन है एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। पनक्रियाज का कार्य होता है, अग्नाशय का कार्य होता है, हिंदी में अग्नाशय कहा जाता है इसे। क्वेश्चन है यहाँ पर 39, मानव तस्करी एवं जबरदस्ती मजदूरी को रोकने संबंधी संविधान का कौन सा प्रावधान है? व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन टू द प्रिवेंट ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर? जो मानव की तस्करी नहीं होती, तस्करी मतलब होता है व्यापार होता है, जो आदमियों को, मनुष्यों को, लड़कियों को, बच्चों को जो बेचा जाता है, क्वेश्चन में ये बताया गया है, ठीक है। या ज़बरदस्ती उनसे मजदूरी कराया जाता है, ज़बरदस्ती कार्य कराया जाता है, तो संविधान में मेंशन है कि इनकी रक्षा की जाएगी। वो कौन से आर्टिकल के तहत है या कौन सा कानून होगा जिसके तहत इनकी रक्षा की जाएगी? ये भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ऑप्शन बी है आर्टिकल 23 में। आर्टिकल 23 में मेंशन है। मानव तस्करी का मतलब होता है मनुष्य का जो व्यापार किया जाता है, जिसमें बच्चे, लड़कियां, आदमी, मनुष्य बेचे जाते हैं या कहीं पर भी इनका ट्रेडिंग किया जाता है, या ट्रैफिकिंग बोला जाता है इनके लिए वर्ड, ट्रैफिकिंग किया जाता है, ठीक है। तो आप समझ लें कि भारतीय संविधान में इनकी रक्षा की जाएगी, कानून है इसके बारे में। तो कौन से आर्टिकल में मेंशन है कानून? भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 23 में मेंशन है, ठीक है। और ये किसके अंतर्गत आता है? ये मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। अभी हमने बताया था 12 to 35 क्या है? ये फंडामेंटल राइट्स हैं। क्या है? 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट, हिंदी में कहेंगे मूल अधिकार हैं, ओके। क्वेश्चन है यहाँ पर 40, पढ़ें, अपना आंसर बताएं। कार्बोहाइड्रेट के उपापचय से संबंधित जन्मजात विकार कौन सा? लिखा व्हाट इज द कॉन्जिनाइटल डिसऑर्डर रिलेटेड टू द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म? क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन इसका बी, ये लिखा लेग डिसीजेस के नाम से जाना जाता है। स्पेलिंग देख लें अच्छे से, क्या लिखा हुआ है, लेग डिसीजेस। पिछले वीडियो में बहुत अच्छे समझाया था, आप वहाँ पर समझ सकते हैं। डिटेल पढ़ना चाहें तो यहाँ से पढ़ लें, एटलीस्ट क्वेश्चन टू आंसर आपको पता होना चाहिए। लेकिन ली सिंड्रोम इज द सिवियर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, एक प्रकार का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। यूजुअली बिकम द अपरेंट इन द फर्स्ट ईयर्स ऑफ द लाइफ, ये जीवन के पहले लाइफ में बच्चों को हो जाता है। दिस कंडीशन इज द कैरेक्टराइज बाय द प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ द मेंटल एंड द मोमेंट ऑफ द एबिलिटी। ये लिखा साइकोमोटर रिग्रेशन। वो क्या होते हैं? बार बार एक किसी कार्य को बार बार उसी कार्य को दोहराते रहते हैं, इसे रिग्रेशन कहा जाता है। बच्चों उसी हरकत को करते रहते हैं, बच्चों जैसी हरकतें करना, इस तरह इसका मतलब होगा ये रिग्रेशन का। क्वेश्चन है 41, एक नवजात की सामान्य श्वसन दर कितनी होती? व्हाट इज द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट ऑफ अ न्यूबॉर्न? तो क्या बताएंगे आंसर इसका? जो नॉर्मल वाली होती है, बच्चों की, नवजात की बात की जा रही है, ऑप्शन होगा इसका ए। 30 से 60 के बीच में नॉर्मल मानी जाती है, लेकिन अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था 50 से जब अधिक हो जाएगा तो क्या है, उसे नॉर्मल नहीं माना जाएगा, ठीक है। 50 से ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन रेंज पे बात कर रहे हैं यहाँ पर, लगभग में बात कर रहे हैं रेंज के लिए, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। 30 से 60 के बीच में हो गए तो चलो ठीक है, लेकिन 50 से ज़्यादा हो गया तो नॉर्मल नहीं होगा, ठीक है। बच्चों में नॉर्मल नहीं माना जाता वो।
ज़्यादा हो जाता है, लेकिन रेंज की जब भी बात करेंगे तो 30 से 60 के बीच में। कभी कभी मान लो 30 से 60 ना मिला हो तो 30 से 50, आपको ध्यान रखना है 30 और 50 के बीच में कोई भी मिल सकता है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या हम सोचें अच्छा आंसर। क्वेश्चन है यहाँ पर 42, पढ़े अपना आंसर बताएं। 1 साल की उम्र के बाद कितने कितने अंतराल पर बच्चों को विटामिन ए का घोल पिलाना चाहिए? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया एग्जाम्स में। हाउ ऑफन शुड अ चाइल्ड बी फेड विटामिन ए सॉल्यूशन आफ्टर द एज ऑफ 1 ईयर? क्या आप बताना चाहेंगे इसका आंसर? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप देख ले ऑप्शन किस तरह दिए गए हैं और अपना आंसर आप बता सकते हैं। ऑप्शन है इसका सी, 6 महीने के अंतराल में दिया जाता है। ऑप्शन क्या है? 6 महीने के अंतराल में। 1 साल की उम्र के बाद जो बच्चों को विटामिन ए के 9 डोज दिए जाते हैं ना, कितने दिए जाते हैं? 9 दिए जाते हैं। उनको जो दिए जाते हैं वो 6 महीने के अंतराल में देना चाहिए, ठीक है। 6 महीने के अंतराल में आपको देना चाहिए। एग्जाम्स में पूछा गया था ये कि एक नर्स कितने महीने बाद देगी विटामिन ए का घोल? 1 साल के बाद। तो आपका आंसर होगा 6 महीने के बाद देंगे आप, 6 महीने के डिफरेंस में देंगे। क्वेश्चन है यहाँ पर 43 नंबर पढ़ें। प्रति 1000 जीवित जन्मों पर जन्म के 28 दिन बाद से 1 वर्ष तक होने वाली मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं या क्या कहेंगे? व्हाट इज द नंबर ऑफ द डेथ पर 1000 लाइफ बर्थ अकरिंग फ्रॉम 20 डेज आफ्टर द बर्थ टू 1 ईयर? क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन है इसका फ्रेंड्स बी, PNMR कहेंगे। क्वेश्चन पढ़ ले, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम से पूछा गया है। पूरा नाम यहाँ पर मेंशन है। ये लिखा है पोस्ट नेटल मोर्टेलिटी रेट, ये PNR का मतलब लिखा है, PNMR का मतलब। IMR का मतलब नीचे हमने लिख दिया आपकी जानकारी के लिए आपके लिए जो नंबर जो फुल फॉर्म होता है यहाँ पर मेंशन है। पोस्ट नेटल PN का मतलब होगा M से होगा मोर्टेलिटी, R से होगा रेट, ओके। क्वेश्चन है यहाँ पर 44, पढ़िए अपना आंसर बताएं। ये लिखा है खसरे का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? बताना है। व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द मेजल्स? क्या होगा आंसर इसका? जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है बताना होगा। ऑप्शन इसका बी। क्या होगा? ऑप्शन बी, 10 से 14 दिन के बीच का जो टाइमिंग होता है वो खसरे का इंक्यूबेशन पीरियड माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पढ़ें अपना आंसर बताएं। ये लिखा है किस उम्र में लड़कियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण प्रकट होने लगते हैं? एट व्हाट स्टेज डू सेकेंडरी सेक्सुअल सिम्टम्स स्टार्ट अपरिंग इन गर्ल्स? क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन है इसका बी, 10 से 12 साल की उम्र में इनके सेकेंडरी सेक्सुअल जो सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, वो उभरने लगते हैं, दिखने लगते हैं, अपीयर होने लगते हैं, ठीक है। वो 10 से 12 साल की उम्र में। जब ये ना हो तो एक आंसर पूछा जाएगा तब आप बताएंगे 11 साल या 12 साल, दोनों में कभी भी काफ़ी डिफरेंस दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर रेंज के बारे में बात कर रहे हैं तो 10 से 12 के बीच में बात करेंगे, ओके। क्वेश्चन है यहाँ पर 46, पढ़ें अपना आंसर बताएं। किस आयु पर अस्थायी दांत झड़ना प्रारंभ हो जाता है? अभी हमने बताया था 5 से 6 साल बताया था, तो आप उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर आंसर बता सकते हैं। ये लिखा है 6 से 8 साल के बीच में जो अस्थायी दांत होते हैं झड़ना प्रारंभ हो जाते हैं, मतलब 5 से 6 साल से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। 5 से 6 साल तक स्टार्ट होते हैं, तो 6 से 8 के बीच में वो पूरी तरह से क्या होते हैं? झड़ जाते हैं, ठीक है। 6 से प्रारंभ हो जाएंगे, 5 से 6 के बीच में। हमेशा आपको अप्रोप्रिएट आंसर देखना होता है, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर 47, पढ़ें अपना आंसर बताएं। सबसे अंत में कौन से दांत निकलते हैं? व्हाट टीथ कम आउट एट एंड? कौन से दांत निकलते हैं भाई? आंसर होगा इसका 3rd मोलर, डी आंसर होगा। सभी क्वेश्चन कराए हैं हमने पिछले वीडियो में, यहाँ पर रिवीजन भी हो रहा है आपका, देखते जाएं अपने क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा है किस आयु तक लगभग सभी स्थायी दांत निकल आते हैं? बाई विच एज डू ऑलमोस्ट ऑल परमानेंट टीथ कम आउट? किस उम्र तक निकल आते हैं? आंसर होगा इसका बी, 12 साल की उम्र तक निकल आते हैं, 12 ईयर तक जो परमानेंट दांत होते हैं ना, परमानेंट टीथ, वो निकल आते हैं 12 साल की उम्र तक बच्चों में। क्वेश्चन है यहाँ पर 49, पढ़े अपना आंसर बताएं। लिखा है एक बच्चे को शौचालय परीक्षण की शुरुआत कब शुरू कर देनी चाहिए? व्हेन शुड अ चाइल्ड स्टार्ट टॉयलेट ट्रेनिंग? बच्चों को बताना चाहिए कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं, उनको बारे में मतलब जानकारी देनी चाहिए शौचालय परीक्षण के बारे में। तो कब से जानकारी उनको देनी चाहिए, कौन से महीने से? क्या होगा आंसर इसका? 18 महीने से स्टार्ट कर देना चाहिए उनको ये ट्रेनिंग, टॉयलेट ट्रेनिंग, ठीक है। 18 महीने ना मिले तो आपको ध्यान रखना 1.5 साल मिलेगा, ठीक है। 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो इस हिसाब से आप ध्यान सकते हैं कितना, 1.5 साल, या मोस्टली 18 महीने दिया जाता है। एग्जाम्स में पूछा गया था, 18 महीने दिया ऑप्शन में था, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 50, पढ़ें अपना आंसर बताएं। अब यहाँ पर लिखा है विटामिन ए की कमी से बचाव हेतु विटामिन ए की कितनी खुराक दी जाती है, टोटल खुराक कितनी दी जाती है। हाउ मच विटामिन ए डोज इज गिवन टू प्रिवेंट विटामिन ए डिफिशियंसी। 9 डोज दी जाती हैं। ऑप्शन होगा इसका बी, क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, पढ़ लें अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 51, नवजात मृत्यु कितनी अवधि के भीतर होती है। विद इन हाउ मच पीरियड डज नियोनेटल डेथ अकर। ऑप्शन क्या होगा इसका, डी होगा। 1 सप्ताह के जो अंदर होती है उसे नवजात मृत्यु के भीतर अवधि माना जाता है। नवजात मृत्यु होती है वो 1 सप्ताह के अंदर माना जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या आएगा, पहले आप डिटेल समझें फिर आप समझ जाएंगे। यहाँ पर ये जो होता है नियोनेटल मोर्टेलिटी रेफर टू द डेथ ऑफ अ लाइव बॉर्न बेबी विद इन द फर्स्ट 28 डेज। अगर मान लो वहाँ पर 28 दिया गया है तब आपका आंसर 28 ध्यान होगा। लेकिन जो अर्ली नियोनेटल मोर्टेलिटी रिफर्स करता है वो विद इन द 7 डेज के लिए रिफर करता है। कितने, 7 दिन के अंदर की जो मृत्यु होगी उसे अर्ली नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट कहा जाता है। लेकिन जब आपसे मान लो 7 डेज ना दिया गया हो, मोस्टली नहीं दिया जाता, जब भी 28 दिया जाता है तो 7 डेज नहीं दिया जाता। जब पूछा जाए आपसे नियोनेटल जो बेबी का, जब मतलब बेबी 28 दिन से पहले मर जाएगा तो उसे नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट कहा जाता है। ये बात भी ध्यान रखना है, जब दोनों में से एक ही मिलता है और जो 7 डेज वाला मिलता है, अगर आपसे क्लियर पूछ लिया जाए एग्जाम्स में कि अर्ली नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, तब आप बताएंगे 7 दिन के अंदर वाला आंसर सही माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 52, पढ़े अपना आंसर बताएं। ये लिखा निम्न में से 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को क्या कहते हैं। चिल्ड्रंस फ्रॉम 3 to 6 ईयर्स ऑफ एज आर कॉल्ड। ऑप्शन होगा इसका सी, प्री स्कूलर कहा जाता है उन्हें। क्या कहा जाता है, प्री स्कूलर। मान लो यहाँ पर 3 से 6 दिया गया है, हो सकता है आपसे 2 से 6 पूछ लिया जाए, तब भी आपका आंसर यही होगा। आपको केवल 6 पे फोकस करना है, या ऐसा भी दे सकता है कि 2 से 5 तक। ये 5 मतलब 5 साल के बच्चे क्या होते हैं, प्री स्कूलर कहा जाता है। 5 साल या 6 साल के पहले वाले बच्चे, तो इन्हें प्री स्कूलर कहा जाता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको ध्यान देना, क्वेश्चन में किस तरह पूछा है, आपका आंसर 2 से 5 होगा या 3 से 6 होगा या 2 से 6 होगा, तब भी ये तीनों में सबका आंसर क्या होगा, प्री स्कूलर होगा। ओके, बाकी समरी लिखिए, अगर समझना चाहें तो पढ़ सकते हैं यहाँ से। ओके, मेंशन है आपके लिए। क्वेश्चन है यहाँ पर 53, कंठमाला रोग मम्स निम्न से किस रोग को प्रभावित करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट द मम्स। क्या होगा इसका आंसर, जो अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन है इसका बी। पैरोटिड जो ग्लैंड होती है इसको प्रभावित करता है कंठ माला रोग कहा जाता है हिंदी में, इंग्लिश में कहेंगे मम्स। मम्स डिसीजेज किसे, पैरोटिडी लिखा है, पैरोटिड ग्लैंड को प्रभावित करती है। नीचे देख लें, डिटेल्स काफ़ी मेंशन है, पढ़ सकते हैं। ये लिखा है हिंदी में उपकर्ण कहेंगे, पैरोटिक इस तरह भी मिल सकता है, स्पेलिंग ये लिखा है पैरोटिड ग्लैंड, इस तरह भी मिल सकता है। हाउ इट कैन आल्सो कॉज द इन्फ्लेमेशन इन अदर एरियाज ऑफ द बॉडी। ये इसकी वजह से और भी बॉडी में सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है। उनमें क्या क्या इंक्लूड होता है, ब्रेन इंक्लूड होता है, ब्रेन में भी सूजन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में भी प्रॉब्लम्स हो जाती है। किसकी वजह से, जब मम्स हो जाता है। और मम्स किसको प्रोवाइड करता है, पैरोटिड ग्लैंड को प्रोवाइड करता है। यहाँ पर स्पेलिंग देख लें, हिंदी में उपकरण लिखा जाता है, काफ़ी प्रॉब्लम होगी इसलिए स्पेलिंग यहाँ से कंफर्म कर लें। क्वेश्चन है यहाँ पर 54, 54 नंबर पढ़ें। टेट्रोलॉजी ऑफ, ये लिखा है, फॉल आउट से ग्रसित बच्चे का हृदय किस आकार का होता है। व्हाट साइज इज द हार्ट ऑफ अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम टेट्रोलॉजी ऑफ फॉल आउट। क्या बताना चाहेंगे आप अपना आंसर, अगर आता हो तो आप कमेंट करें। ऑप्शन है इसका सी, बूट शेप में हो जाता है। उसका जो हृदय होता है, दिल होता है, हार्ट होता है, वो किस शेप में हो जाता है, बूट शेप। आपको पता होगा बूट शेप किस तरह का होता है, इस तरह हो जाएगा। जो बंदा इस बीमारी से ग्रसित होगा, टेट्रोलॉजी ऑफ फॉल आउट, इसको शॉर्टकट में ये कहा जाता है, TOF के नाम से जाना जाता है। ये बात भी ध्यान रखनी, कभी आपको ये मिल जाएगा और मोस्टली फुल फॉर्म मिलेगा। दोनों में ध्यान रखना है, आपको कुछ भी मिल सकता है एग्जाम्स में, एग्जामिनर्स कुछ भी बना सकता है। ठीक है, यहाँ पर हमने दोनों बातें बता दी है। ये लिखा है टेट्रोलॉजी ऑफ फॉल, ये लिखा है इस तरह लिखा जाता है, वो फॉल आउट था, स्पेलिंग गलत है यहाँ पर, ये फॉल आउट पढ़ना आप यहाँ पर। ठीक है, ये स्पेलिंग राइट है। इसे TOF के नाम से जाना जाता है। ये एक प्रकार का कंजेनाइटल डिसऑर्डर होता है या बीमारी होती है। ये प्रेजेंट एट बर्थ, ये जन्म से ही होती है। ये लिखा है कंजेनाइटल का मतलब होता है जो जन्म से हो। हार्ट डिफेक्ट होता है इस पर। अगर आपसे पूछ लिया जाए TOF से कौन प्रभावित होता है, तब आपका आंसर होगा हार्ट प्रभावित होता है, हार्ट का डिफेक्ट हो जाता है। होता क्या, इन टेट्रोलॉजी ऑफ द फ्लॉट TOF 4 रिलेटेड
हार्ट डिफेक्ट चेंज विद वे ब्लड फ्लोज टू द लंग्स एंड थ्रू द हार्ट। इस पे क्या होता है, ये 4 प्रकार के डिफेक्ट होते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं, इसके TOF के अंतर्गत आते हैं। 4 प्रकार के हार्ट से रिलेटेड डिफेक्ट होते हैं, ठीक है। इस पे जो शेप होगा हृदय का वो बूट शेप में हो जाता है। होता क्या है, इस पे जो हार्ट जो ब्लड पंप करता है ना, वो बहुत कम मात्रा में लंग्स तक पहुंच पाता है, ये प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं, इन मोस्ट केसेज ऑफ द टेट्रोलॉजी ऑफ द फॉलोअर टू लिटल ब्लड गोज टू द लंग्स। क्या होता है, बहुत कम मात्रा में जो हार्ट पंप करेगा ब्लड, बहुत कम मात्रा में लंग्स तक पहुंचता है। नेक्स्ट पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड है बेबीज से। ये लिखा है बेबीज विद द TOF, यही टेट्रोलॉजी ऑफ द फ्लॉट ऑफन हैव साइनोसिस। इसी की वजह से अक्सर बच्चों में साइनोसिस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनका जो स्किन का कलर होता है ब्लू हो जाएगा, पर्पल हो जाता है, टिंट टू द बेबी स्किन। फिर लिखा है लिप्स एंड फिंगर नेल्स, उनके नाखून जो होते हैं, नेल्स होते हैं, लिप्स होते हैं, ओंठ होते हैं, स्किन क्या होते हैं, वो ब्लू या पर्पल इस कलर में हो जाता है। किसकी वजह से, TOF की कलर, TOF की वजह से, और TOF की वजह से ही साइनोसिस होता है। उम्मीद है आप काफ़ी समझ गए होंगे, यहाँ से काफ़ी सारी डिटेल्स। घबराए नहीं आप, अगर आपका इसमें हो जाए सेशन तो कोई अच्छी बात है, नहीं फिर आप नेक्स्ट देखें, हो गया तो आपके लिए बेस्ट, नहीं फिर वरना नेक्स्ट। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है आपके लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये था पिछले वीडियो का हमारा क्वेश्चन। ये लिखा है कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, विच इज द डिसीज कास्ड बाय द कैल्शियम डिफिशियंसी। ऑप्शन क्या था इसका, राइट आंसर था ऑप्शन सी, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, कैल्शियम की जो कमी से हो जाता है ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, आपको बताना है। ये लिखा है 56 पे मेंशन है, कितनी उम्र पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्वेश्चन पढ़ लें आप अच्छे से। कितनी उम्र पर बच्चों का जो वजन होता है जन्म का 3 गुना हो जाता है। एट वाट एज डज द बेबी वेट गो टू 3 टाइम्स ऑफ दी बर्थ। मतलब 3 गुना हो जाता है, जितना उनका जन्म के समय वजन होगा उससे क्या होता है 3 गुना हो जाता है। आपको बताना है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वो किस उम्र में ऐसा होता है, किस उम्र में या किस एज में बच्चे पहुंच जाएंगे तो उनका वजन जन्म के समय का 3 गुना हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको अपना आंसर बताना होगा, ठीक है। घबराए नहीं, ये एग्जाम्स टाइम है, ठीक है। इस टाइम में काफ़ी हेजिटेशन महसूस होती है आपको और काफ़ी डर सा महसूस होता है। अगर हो गया आपके लिए तो बेस्ट है, वरना नेक्स्ट देखना जरूर। आप पढ़ते रहें, केवल चैनल्स पे लगे रहेंगे। ये अगर जानकारी आप विद डिटेल के साथ ये गेन करते रहेंगे तो इन फ्यूचर आप कभी ना कभी एग्जाम्स को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। इसलिए आपको घबराना नहीं है, हो जाएगा तो आपके लिए बेस्ट है, वरना नेक्स्ट देखना, इससे भी ज़्यादा वैकेंसी आएंगी, बहुत ज़्यादा वैकेंसी की ज़रूरत पड़ेगी अभी, क्योंकि वैक्सीनेशन के लिए और ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए घबराए नहीं, तैयारी आप केवल करते रहें। लेकिन बात यह है कि आपको कंटिन्यूअस मेहनत करनी होगी, ठीक है, कंटिन्यूअस तैयारी करनी होगी। अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो फिर आप जीरो में पहुंच जाएंगे। अभी आप काफ़ी मॉडरेट स्थिति में होंगे, तो इसलिए आप कंटिन्यूअस आप 30 मिनट ही निकाल के आप तैयारी करें। 1 घंटा पढ़ें, लेकिन डेली पढ़ें। 24 घंटे में आपको 1 घंटा केवल अपनी पढ़ाई के लिए देना है, बाकी आप अपना कोई भी काम करते रहें। किसी भी हिसाब से आपको पढ़ना है, ड्यूटी करें, आना जाना, खाना पीना, नहाना, रात दिन कभी भी पढ़ सकते हैं आप। केवल आपको 1 घंटा 30 मिनट आपको पढ़ना है। इससे क्या होगा, आप पुराने नॉलेज से या नए नॉलेज से क्या होगा, अपडेट रहेंगे। आपको जब भी एग्जाम्स होगा ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अधिक भार पड़ेगा तो इससे घबराहट होती है इन एग्जाम्स। इसलिए आप डेली प्रैक्टिस करें और डेली सॉल्व करें क्वेश्चन को। उम्मीद है आपको ये सभी बातें समझ में आ गई होंगी। तो चलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय।